दोस्तों, हम सभी कम्युनिटी में मिलते रहते हैं और जिस तरह से आपकी समस्याएँ और आपकी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, उसके हिसाब से ही हम इन ई-गोष्ठियों का शीर्षक निर्धारित करते हैं और उससे जुड़े हुए विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं, ताकि वो आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी सवाल हैं, उनके सही जवाब दे सकें और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है इन सारी चीज़ों को लेके, पोषण को लेके उनको दूर कर सकें। तो आज की हमारी ई-गोष्ठी के विशेषज्ञ को आमंत्रित करने के लिए मैं अपनी संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूनम खन्ना को आमंत्रित करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ, थैंक यू रचना। सबको सुप्रभात, नमस्कार। और मेरे को बहुत खुशी है कि आभा मैम आपने हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करा और आप हमारे साथ हैं। और मैं मतलब हमेशा मेरा ये एक पेट डायलॉग बन गया हुआ है हर ई गोष्ठी में कि वाकई ही हमारा ये जो ग्रुप जिसको लेके हमने सुपोषण के साथ ये इनिशिएटिव शुरू किया है वो बहुत लकी हैं, क्योंकि हर कोई जो भी कम्युनिटी के साथ जुड़ा है वो हमारे साथ एक अटैच्ड चीज़ें छोड़ जा रहा है। तो आभा मैम को मैं पर्सनली भी जानती हूँ। मैम मेरे गुरु भी हैं, हम लोग मिलते रहते हैं कॉन्फ्रेंसेस में। और जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है रेखा कौशिक, तो वो भी मैम के बारे में बहुत बात करते हैं। मैम बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और वक्ता होने के साथ साथ इन्होंने प्रोफेशनली जो है कई किताबें लिखी हैं, कई रिसर्च आर्टिकल्स लिखे हैं, प्रोजेक्ट्स इनके पास है। और इन्होंने अपने कॉलेज में जिस हिसाब से बच्चे जो आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए खाद्य से जुड़ी चीज़ों को लेके, तो वो जब ये कोई भी एग्जीबिशन लगाते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो एक बहुत ही धमाके की तरह होता है। मतलब इतना अप्रिशिएबल होता है कि मेरे लिए कोई शब्द नहीं है मैम। थैंक यू। और इसी के साथ मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगी। मैं आशा करती हूँ कि सभी महिलाएं और जितने भी हमारे आंगनवाड़ी वर्कर और सुपरवाइजर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। और गर्भवती होने के बाद जब गर्भपान का वक्त आता है, हमें सबको पता है दूध पिलाना है, बच्चे को सब कुछ करना है, लेकिन महिला को किस चीज़ की आवश्यकता है, बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं। और स्पेशली जब पहली प्रेगनेंसी के बाद बच्चा होता है तो महिलाएं एक कंफ्यूजन वाली स्टेज में होती हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना है और किस तरह का ध्यान रखना है, मैं आशा करती हूँ कि इस टॉक के थ्रू महिलाएं और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो फ़ायदा उठाएंगी। और यदि आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है तो आप लोग जो हैं हमें अभी भी मैम के साथ आप वार्तालाप कर सकती हैं, बात कर सकती हैं। अगर समय को देखते हुए थोड़ा सा हमें लगेगा तो आप अपने जितने भी सवाल होंगे वो हमारे बॉक्स में छोड़ दीजिएगा या डॉक्टर रचना को बता दीजिएगा। हम डेफिनेटली आप लोगों को दोबारा से मैडम के साथ जो है वो कनेक्ट करेंगे। मैम आपका इसी गोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार एंड वेलकम। प्लीज। So much for the kind words, for the विशेषण लगा दिए मैडम ने, जिसकी I don't think I deserve that much. It's only by the grace of God and the love and support of the family and the friends. Otherwise कोई आगे अपना चल नहीं सकता। और आगे वाली बात की हम वही कर रहे हैं जो नॉर्मल कोई भी एम्प्लॉय करता है। So not delaying more, we are and good morning to all the आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो भी वहाँ पर रिसेप्टिव ग्रुप बैठा हुआ है। ये मिक्सचर होगा आपके लिए इंग्लिश और हिंदी का। स्लाइड्स आपको मेजॉरिटी इंग्लिश में दिखाई जाएंगी, लेकिन मैं साथ में आपके हिंदी में बोलूंगी। ये मेरी थोड़ी सी कमी जरूर है, वो मैं अगली बारी जरूर पूरी करना चाहूंगी। तो वी आर स्टार्टिंग विद न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, मतलब एक धात्री माता या स्तनपान के दौरान जो स्त्री है उसे कैसा आहार लेना चाहिए। अब देखिए ये फोटो, कैन यू सी द स्क्रीन? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन?
Yes. Ma'am. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. So ये जो देखिए आपके सामने पिक्चर है, ये एक लैक्टेटिंग वुमन की है। ये कितनी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है एक स्त्री की लाइफ में, ये वही लेडी जान सकती है जो प्रेगनेंसी के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देती है। तो शी इज द प्राउड लैक्टेटिंग वुमन। लेकिन हमें बहुत ध्यान रखना है उसकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं का, क्योंकि जैसे कहा जाता है अगर माँ स्वस्थ है तो बच्चा स्वस्थ है। तो माँ ने अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, अपने लिए भी, अपने बच्चे के लिए भी, अपने पूरे परिवार के लिए। लैक्टेशन क्या है, स्तनपान क्या है? ये एक बड़ा नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल प्रक्रिया है जिसमें देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क होते हैं और बच्चे की डिलीवरी के बाद, ताकि बच्चा माँ का स्तनपान कर सके और माँ के दूध से या ब्रेस्ट मिल्क से जो उसे पोषण मिलता है, जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो उसे रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है, जब वो पहले 3 दिन का दूध कोलोस्ट्रम लेता है या लेती है, ये उसके बारे में पूरी डिटेल में हम आगे चलेंगे। और नए न्यू बॉर्न बेबी के लिए या जो बच्चा है उसके लिए दूध ही है जो कि उसे शक्ति देता है और उसे सारे पोषक तत्व देता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, आपको पता होगा प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है और पानी है। और जब बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चे का पेट भरा रहेगा, तो क्या होगा, बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों सही प्रकार से होगी। मतलब उसकी शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक जितनी भी उसकी ग्रोथ है या विकास है, उसके लिए माँ का दूध जो है उसके लिए एक बून या एक वरदान सिद्ध होता है। एक धात्री माँ या लैक्टेटिंग वुमन पहले महीने में 500 ml के करीब दूध उनका स्रावित होता है, जो कि 5th मंथ में जाकर 1 लीटर तक चला जाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो जाती है। एवरेज मिल्क प्रोडक्शन एक लेडी की इज अराउंड 650 मिलीलीटर। और जब बच्चे का हाइट बढ़ती है और जो नया नवजात शिशु है उसकी हाइट बढ़ती है और उसका वेट बढ़ता है, उससे ये मालूम पड़ जाता है कि हाँ, वो माँ का दूध सही प्रकार से ले रहा है और वो उसे अच्छी तरह से पोषित कर रहा है, उसे सब खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोज और वसा मिल रहे हैं, जिसके कारण वो बढ़ोतरी कर पा रहा है। और सिर्फ बच्चे की उम्र ही नहीं, जितना दूध स्रावित होता है, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, उसको कई और चीजें भी प्रभावित करती हैं, जैसे माँ की एज। यंग एज में मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अगर लेडी लेट जाके बेबी पैदा होता है या कंसीव करती है, प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेशन की तरफ जाती है, तो कई बारी जो दूध की मात्रा है वो कम स्रावित होती है। अगर माँ हेल्दी नहीं है, मदर खुद ही मेल नरिश्ड है, तो बच्चे जो दूध है वो कम मात्रा में स्रावित होगा। माँ खुद ही पोषक तत्व नहीं ले रही, अच्छा आहार नहीं ले रही, तो माँ की उम्र, उसकी सेहत, कैसा स्वास्थ्य है, वो कैसा आहार ले रही है, ये जितनी मात्रा में दूध स्रावित होगा, जितना पोषण बच्चे को मिलेगा, ये सब उसके ऊपर असर डालता है। तो माँ को बहुत ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। अगर माँ आहार अच्छा लेगी, माँ आहार में प्रोटीन है, माँ पानी की मात्रा ज्यादा ले रही है, माँ दूध लेती है, माँ फ्रूट लेती है, माँ सब्जियां लेती है, तो उससे जो स्रावित होने वाला दूध है उसमें सभी पोषक तत्व पाए जाएंगे और जो बच्चा है वो हृष्ट पुष्ट होगा। अगर माँ आहार में वसा बहुत ज्यादा लेती है तो उसका दूध पे कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर आहार में वो प्रोटीन ज्यादा लेती है तो दूध की स्रावित होने वाली मात्रा बढ़ जाती है। प्रोटीन का मतलब अगर तो वो अंडा लेते हैं तो वो अंडा ले सकते हैं, नहीं तो दूध से बनने वाले पदार्थ ले सकती है, पनीर ले सकती है, दालें ले सकती है, अंकुरित करके ले सकती है दाल और अनाज, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। सोयाबीन ले सकती है ताकि जो दूध की मात्रा है वो बढ़ जाए और बच्चे का पेट जो है वो भरे, क्योंकि बच्चे की भूख मिटाने का और कोई हमारे पास साधन नहीं है। बच्चा सिर्फ 6 या 9 महीने और तो 1 साल के लिए, जिसे आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, बच्चा केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है।
तो अगर आपका दूध कम मात्रा में स्रावित होगा माँ का, तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा, बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक तरह सोएगा नहीं। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, जो माँ है वो देखे कि वो आहार सही खाए, ताकि जो मेरा बच्चा है वो आराम से सोए और शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से स्वस्थ रहे। माँ को अपना आहार क्यों पौष्टिक लेना चाहिए? इसके 3 मेन कारण हैं। सबसे पहले उसकी अपनी जरूरतें। अब माँ पहले अपने लिए आहार ले रही थी, लेकिन अब माँ किसके लिए आहार ले रही है? अपने और अपने बनने वाले शिशु के लिए। जो उसका शिशु अब बड़ा हो रहा है, माँ ने उसके लिए भी तो आहार लेना है ना। तो 2 चीजें हो गई, उसे अपनी शारीरिक आवश्यकताएं भी पूरी करनी है और उसे बच्चे की आवश्यकताएं भी पूरी करनी है, जिसके लिए दूध में सभी पोषक तत्व होने चाहिए, ताकि बच्चा भी स्वस्थ रहे। माँ को अपने आहार में 1000 कैलोरीज कम से कम एक्स्ट्रा लेनी चाहिए। अगर उसकी रिक्वायरमेंट 2700 कैलोरी की है, तो उसे अपने आहार में तो प्लस 1000 कैलोरीज लेनी चाहिए, क्योंकि अब उसने 2 लोगों का ध्यान रखना है। उसने जो कैलोरी या ऊर्जा लेनी है वो 2 लोगों के लिए लेनी है। इस बात का उसको ध्यान रखना चाहिए। जो ICMR ने रिकमेंड किया हुआ है, ये 2010 के साथ साथ 2020 में भी यही रिकमेंडेशन है कि पहले 6 महीने में, 1 से 6 महीने में माँ को 600 किलो कैलोरीज अतिरिक्त लेनी चाहिए, जो वो नॉर्मल ले रही है। जैसे अगर वो 2000 कैलोरीज लेती है तो प्लस 600 हो जाएगा, और 6 से 12 महीने में उसे 520 किलो कैलोरीज ऊर्जा अधिक लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे 12 महीने में उसे 1120 कैलोरीज है वो एक्स्ट्रा लेनी है, अगर आप एग्जैक्ट रिकमेंडेशन पे जाते हैं तो। और अगर नॉर्मल वो आहार लेती है उससे, या नॉर्मल संतुलित आहार लेती है, उससे उसकी जो बढ़ी हुई पोषक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होती। वो प्रोटीन ले सकती है अधिक मात्रा में, जो उसे 1000 कैलोरीज अलग लेनी है। वो रोटी की अमाउंट बढ़ा सकती है, वो दूध की मात्रा बढ़ा सकती है, या वो प्रोटीन जैसे पनीर हो गया, अंकुरित हो गया, तो अंकुरित अनाज या दालें होगी, उनकी मात्रा जो है वो बढ़ा सकती है, ताकि जो स्तनपान कराने वाला बच्चा है उसकी जो अतिरिक्त डिमांड है, अतिरिक्त जरूरत है उसकी ऊर्जा के लिए, वो पूरी हो जाए। वसा, माँ को कम से कम 30 ग्राम वसा लेनी चाहिए, ताकि वसा के अलावा आपको मालूम होगा वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन A, D, E और K, यदि माँ के आहार में वसा की कमी होगी तो बच्चे के आहार में वसा कमी होगी, साथ ही साथ उसके शरीर में विटामिन A, D, E और K की भी कमी हो जाएगी, जिसके कारण उसकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है, आपको मालूम है, उसके स्किन पर बुरा असर पड़ सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, या सांस संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा अंधेपन का शिकार हो सकता है, क्योंकि उसके शरीर में वसा में घुलनशील विटामिनों की कमी है। तो हमने क्या ध्यान रखना है माँ ने, कि वो अपने आहार में वसा उपयुक्त मात्रा में ले। मक्खन, घी, तेल वो सब ले सकती है, बहुत ज्यादा नहीं लेना, उपयुक्त मात्रा में लेना है, ताकि उसके साथ साथ वसा के साथ साथ उसे वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K की भी प्राप्ति हो। उसके बाद जो दूसरा पोषक तत्व आता है फैट के बाद, वो सबसे जरूरी पोषक तत्व है, वो प्रोटीन है। प्रोटीन से क्या, अगर आप प्रोटीन कम मात्रा में लेंगे तो बच्चे की शरीर की बढ़ोतरी नहीं होगी, बच्चे के शरीर में तंतु नहीं बढ़ेंगे। ICMR के अनुसार ये कहा जाता है कि धात्री माता को लैक्टेशन के दौरान या स्तनपान के दौरान पहले 6 महीने में 19 ग्राम प्रोटीन अतिरिक्त लेनी चाहिए। अगर उसकी रिक्वायरमेंट या वो 50 ग्राम लेती है तो पहले 6 महीने में 50 प्लस 19, मतलब उसे 69 to 70 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए, और 6 से 12 महीने में 13 ग्राम प्रोटीन और बढ़ जाती है। और ये कहाँ से मिलती है? वो दूध ले सकती है, अगर अंडा लेना चाहते हैं, खाती हैं तो अंडा ले, दूध ले, पनीर ले, दही ले। इसके अलावा अगर वो वेजिटेरियन है प्योर, तो साबुत दालें ले, जैसे राजमा आप ले सकते हैं,
मोठ ले सकते हैं, आप मूंग ले सकते हैं, काले चने ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा नहीं लेना। जितनी आपकी रिक्वायर्ड है, जितनी आवश्यकता है, आपने उतना ही लेना है। अगर आप प्रोटीन कम मात्रा में लेंगे तो जो माँ का दूध स्रावित होता है उसमें पाए जाने वाली एक प्रोटीन होती है जिसे हम केसीन कहते हैं, उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। केसीन क्यों जरूरी है? केसीन बच्चों के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के या फॉस्फेट के जमाव में हेल्प करता है। अगर आप केसीन कम लेंगे तो बच्चों की हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस कम मात्रा में जमा होगा, जिसके कारण क्या होगा? बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जब बच्चे के दांत निकलेंगे आगे जाकर, वो कमजोर होंगे। बच्चा रिकेट से पीड़ित हो सकता है आगे जाकर, या उसे हड्डी संबंधी कोई ना कोई बीमारी हो सकती है अगर आप अपने आहार में प्रोटीन कम लेंगे। और बच्चे के जो हम दूध पिला रहे हैं उसमें केसीन की मात्रा अगर कम है या प्रोटीन कम है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रोटीन के अलावा, वसा के अलावा, जो दूसरा इम्पोर्टेंट पोषक तत्व बच्चों के हिसाब से है वो है कैल्शियम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव अगर बच्चे के शरीर में नहीं होगा तो बढ़ते हुए बच्चे की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बच्चा प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा, टांग और पांव, उसके दोनों टांगे, पांव, बाजू सब कमजोर हो जाएंगी और बच्चे के वो भी कमजोर हो जाएंगे। तो पूरे 12 महीने में, मतलब 1 से लेकर 12 महीने तक जो हम अतिरिक्त कहते हैं लैक्टेटिंग वुमन को अतिरिक्त कैल्शियम लेना, वो 1200 मिलीग्राम कैल्शियम उसे प्रतिदिन लेना चाहिए। 1000 मिलीग्राम कैल्शियम नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, तो लैक्टेशन में 200 मिलीग्राम और बढ़ा दिया जाता है। तो प्रतिदिन उसे कितना कैल्शियम लेना चाहिए? 1000 + 200 दैट इज 1200 कैल्शियम लेना चाहिए। दूसरा जो खनिज लवण बहुत जरूरी है बच्चों के लिए और माँ के लिए भी, वो है लोहा। अगर माँ के शरीर में लोहे की कमी है तो माँ एनीमिया से पीड़ित हो जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में इतना लोहा होता है कि वो 6 महीने के लिए काफी होता है, क्योंकि माँ का दूध लोहे का अच्छा स्रोत नहीं होता। लेकिन अगर माँ ने गर्भावस्था के दौरान लोहा लिया ही नहीं है, उसके आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं थी, उसने आंवला नहीं खाया, उसने गुड़ नहीं लिया, उसने जोर किस पर दिया? आटे पे। चलो सीरियल्स या पल्सेस ये भी जरूरी होते हैं, लेकिन लोहे के जो अन्य स्रोत हैं, जो अच्छे स्रोत हैं, उसके लिए उसे हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी चाहिए। गुड़ है, गन्ने का रस है। अगर माँ ने गर्भावस्था में ठीक आहार नहीं लिया है या लोहा कम लिया है तो धात्री अवस्था में लैक्टेशन के टाइम दूध में लोहा स्रावित नहीं होगा और बच्चा जो है वो लोहे की कमी से पीड़ित हो सकता है। लेकिन फिर भी ICMR के अनुसार धात्री अवस्था में लैक्टेशन के टाइम बच्चे के शरीर में जो पुरानी कमी है वो ना रहे, तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया हुआ है? उन्होंने कहा कि कम से कम 25 मिलीग्राम लोहा माँ को अपने आहार में जरूर लेना चाहिए। ये अंकुरित दालों के द्वारा भी आ सकता है, या जैसे मैंने आपको बताया हरी पत्तेदार सब्जियां भी ले सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में भी लोहा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये आपको अतिसार से भी माँ जो है वो पीड़ित हो सकती है। रेटिनॉल जो विटामिन ए जो हमें प्राणिज या एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे दूध, अंडा, दूध से बनने वाले पदार्थ, वो टोटल हमें कुल 950 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। और बीटा कैरोटीन आपको पता ही होगा, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो और बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिनको थोड़ी नॉलेज है न्यूट्रिशन के बारे में, जो और वर्कर्स बैठे हैं, कि 2 तरह से हम विटामिन ए लेते हैं। एक जो हमें एनिमल प्रोडक्ट से मिलती है रेटिनॉल के रूप में, और एक जो हम पीली संतरी रंग की सब्जियों से लेते हैं तो कैरोटीन के रूप में होती है। कैरोटीन क्या है? ये विटामिन ए का पूर्वगामी रूप है। हमारी आंतों में जाकर, इंटेस्टाइन्स में जाकर ये कैरोटीन विटामिन ए में बदल जाता है। तो हमें 7600 मिलीग्राम टोटल कैरोटीन लेना चाहिए एक लैक्टेटिंग वुमन को, ताकि उसके बच्चे के शरीर में किसी भी तरह से विटामिन ए की कमी ना आए और ना ही माँ को कोई परेशानी हो और वो विटामिन ए की कमी से पीड़ित हो जाए।
यदि उसके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो अंधापन तक हो सकता है, उसकी बॉडी में जो जूसेस हैं उनकी सिक्रीशन कम हो जाएगी, सांस संबंधी प्रॉब्लम हो जाएंगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी। इस तरह छोटी छोटी बातें जो हैं वो बढ़कर आगे ना बढ़ जाएं, बीमारी में ना परिवर्तित हो जाएं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि माँ को अपने आहार में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। हम माँ का दूध में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत जरूरी है। विटामिन B1 थायामीन होता है। थायामीन को हम भूख प्रेरक विटामिन भी कहते हैं और लगभग 0.2 मिलीग्राम थायामीन दूध द्वारा स्रावित होता है। और माँ के लिए जो मात्रा निर्धारित की गई है, अतिरिक्त मात्रा, पहले 6 महीने में माँ को प्लस 0.3 मिलीग्राम लेना चाहिए, प्लस मीन्स अतिरिक्त लेना चाहिए, और 6 से 12 महीने में माँ को प्लस 0.2 मिलीग्राम अतिरिक्त थायमीन लेना चाहिए या B1 लेना चाहिए। B1 के सोर्सेज क्या होते हैं? आपके सब साबुत अनाज और दालें ये बेस्ट सोर्स होते हैं, और अंकुर। और अगर आपको खमीर युक्त पदार्थ पसंद है, जैसे इडली है, डोसा है, उसमें भी विटामिन B बहुत होता है। और माँ को अतिरिक्त मतलब प्लस 0.4 मिलीग्राम पहले 6 महीने में लेना चाहिए एंड प्लस 0.3 मिलीग्राम अगले 6 महीने में लेना चाहिए। अगर वो चाहती हैं कि उनके जो दूध स्रावित हो रहा है उसमें पर्याप्त मात्रा बच्चे को मिल रही है और बच्चा किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं है, अगर उसके शरीर में राइबोफ्लेविन की कमी हो जाएगी तो उससे सबसे पहले सिम्टम क्या होता है? बच्चा बहुत वीक महसूस करता है, बच्चे के मुंह का जो कोने हैं वो फटने शुरू हो जाते हैं, इससे, और बच्चे की जुबान है वो लाल रंग की हो जाती है, इसे हम चिलोसिस कहते हैं। इसका मेन कारण है दूध में विटामिन B2 की कमी, क्योंकि एक जो व्यसक है हम हैं, अगर हमने दूध नहीं लिया तो हम B1 B2 के बहुत अतिरिक्त हमारे पास सोर्सेस होते हैं। हमने खमीर युक्त पदार्थ ले लिया, लेकिन बच्चा जो है, जो बढ़ने वाला शिशु है, वो सिर्फ दूध पर ही निर्भर कर रहा है। इसलिए हमने ये कोशिश करनी है कि माँ अच्छे से अच्छा आहार ले ताकि सब पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में दूध के माध्यम से बच्चे को प्राप्त हो। नायासिन या इसको हम विटामिन B3 भी कहते हैं, ये दूध में स्रावित होती है लगभग 0.9 से लेकर 1.2 मिलीग्राम तक। और आपको एडिशनल जो देना होता है, 4 या अतिरिक्त जो देनी है माँ को, ताकि पर्याप्त मात्रा में B3 स्रावित हो माँ के दूध में, तो अतिरिक्त 4 मिलीग्राम है पहले 6 महीने के लिए, और फिर अगले 6 महीने के लिए भी वो 3 मिलीग्राम है। उसके बाद विटामिन B6, B12 ये सब बहुत जरूरी है, ये भी विटामिन B की तरह है। इसमें अतिरिक्त मात्रा 0.5 मिलीग्राम देनी चाहिए आपको माँ को B6, ताकि वो दूध में सही मात्रा में स्रावित हो, और B12 अतिरिक्त 0.5 म्यूग्राम, ये आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसी तरह विटामिन C क्या है? इसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं, और ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके रसीले फल, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, कीनू हो गया। लेकिन जैसे ही हम नींबू को काटते हैं तो ये ऑक्सीडेशन द्वारा, या जैसे ही ये हवा के संपर्क में आता है, विटामिन C नष्ट हो जाता है। और दूध में बहुत कम मात्रा में 2 ही चीजें हैं, 2 ही पोषक तत्व हैं जो कम स्रावित होते हैं, पहला लोहा और दूसरा विटामिन C। इसलिए माँ को 40 मिलीग्राम अतिरिक्त विटामिन C लेना चाहिए ताकि बच्चे के शरीर में विटामिन C की कमी ना हो। जो आप में से आंगनवाड़ी वर्कर्स, प्रेग्नेंट लेडीज के साथ एसोसिएटेड है, आपको मालूम होगा कि डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के शरीर में विटामिन C की कमी ना हो जाए, अलग से बच्चे को C-कॉन ड्रॉप्स दी जाती हैं, विटामिन C की ड्रॉप्स दी जाती हैं, क्योंकि अगर बच्चे के शरीर में विटामिन C की कमी होगी तो जो बच्चे के मसूड़े हैं वो लाल रहेंगे। लाल रहने के आप बच्चे को क्रैम्प पड़ सकते हैं, बच्चे के मसूड़ों से ब्लड तक निकल सकता है। अगर उसे कहीं भी चोट बाई चांस लग जाती है, वो चोट जो है वो हील नहीं होती है, वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि उसके शरीर में विटामिन C की कमी के कारण कोलेजन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम विटामिन C भी पर्याप्त मात्रा में दें ताकि बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। स्तनपान के बहुत लाभ हैं,
माँ को भी लाभ है और बच्चे को भी लाभ है। पहले हम देखते हैं बच्चे को क्या लाभ है। एक धात्री माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है तो वो बच्चे को बहुत सारे संक्रमण से, इन्फेक्शन से बचाती है, जैसे डायरिया, जैसे आप लूज मोशंस कहते हैं या अतिसार कहते हैं, निमोनिया, सांस संबंधी बीमारियां, अस्थमा, और बच्चा मोटा नहीं होता बच्चे को मोटापा नहीं आता अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है। आजकल जुवेनाइल डायबिटीज बहुत कॉमन होती है। जुवेनाइल मतलब जो बच्चों में डायबिटीज होती है या बच्चों में जो मधुमेह है वो कॉमन है। लेकिन यदि एक बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसको हृदय संबंधी बीमारियां कम होती हैं। अब क्योंकि बच्चा स्वस्थ है, हृष्ट पुष्ट है, तो माँ का खर्चा जो है वो डॉक्टर को जो खर्चा करना है माँ अपने ऊपर और अपने बच्चे के ऊपर कर सकती है। तो हेल्थ केयर की कॉस्ट है, आपको पता है कितनी बढ़ चुकी है आजकल। मेडिसिन अगर दिलवानी पड़े या बच्चों को एडमिट करवाना पड़े या डॉक्टर को दिखाना पड़े, वो सब आप बचा सकते हैं और उसे आप बच्चे के ऊपर लगा सकते हैं या धात्री माँ अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए लगा सकती है। इसके अलावा माँ जब बच्चे को दूध पिलाती है, कहते हैं माँ बहुत सेल्फिश भी होती है। ठीक, उसको माँ को दूध पिलाने के साथ साथ माँ को भी बहुत इससे फायदा मिलता है। एक तो जैसे मैंने बताया, जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है वो कई प्रकार के कैंसर से बच जाती है, जैसे ओवरी का कैंसर, हमारे गर्भाशय का कैंसर, यूटेरस का कैंसर, स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। उसकी हड्डियां भी जो है वो कमजोर नहीं होती, मजबूत रहती हैं, और वो ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हड्डियां खोखली हो जाती हैं, उससे बच जाती है। और माँ का दूध सस्ता भी होता है, माँ का दूध बहुत कन्वीनियंट होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना आपको मिलाना पड़ता है ना मिक्स करना पड़ता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है वो माँ का दूध बच्चे को मिलता है, आपको उसको गर्म या ठंडा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इसमें मिलता है कि जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो जो संवेगात्मक जुड़ाव आपस में जुड़ता है, जो संवेगात्मक आपस में उसकी ग्रोथ होती है बच्चे की, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। माँ को और बच्चे दोनों की इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे आपकी ओट्स हो गए, चावल हो गए, उसी तरह ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू बादाम आदि, लहसुन हो गया, अदरक हो गई, ये सब दूध की मात्रा बढ़ाने में सहायता देते हैं। लेकिन आपने इन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना, आपने इन्हें मॉडरेट अमाउंट में लेना है। हेल्दी डाइट क्या होती है? एक हेल्दी डाइट वो है, या एक स्वस्थ आहार क्या है? ये स्वस्थ आहार वो है कि बच्चा जो है पहले 6 महीने डिलीवरी के बाद सिर्फ माँ के दूध पे निर्भर रहता है। अगर आप स्वस्थ आहार लेंगे तभी आप बच्चे को सभी पोषक तत्व दे पाएंगे, उसे एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल मिल पाएंगे और जो बच्चा है वो सही रूप से बढ़ोतरी कर पाएगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि स्तनपान के दौरान आपकी जो पोषण संबंधी आवश्यकताएं हैं वो बढ़ जाती है। सी लास्ट पैराग्राफ में जो लिखा हुआ देखिए, न्यूट्रिशन डिमांड्स ड्यूरिंग लैक्टेशन आर हाई एंड दे कैन हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन बोथ यू एंड इन्फेंट इफ दे आर नॉट मेट। कि स्तनपान के दौरान आपकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। अगर आप आहार नहीं लेंगे तो बच्चे को आहार भी नहीं मिलेगा, तो दोनों के ऊपर ये बुरा प्रभाव डाल सकता है और आप दोनों को पोषण से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए इस टाइम 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। आपने सही भोजन का चुनाव करना है और उसे सही प्रकार बनाना है या पकाना है। ये मैसेजेस मतलब कुछ विशेष टिप्स मैं देना चाहती हूँ, कुछ विशेष संदेश मैं देना चाहती हूँ अपनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को, और जो और वर्कर्स हैं जो गांव-गांव जाकर जो गांव इतना अच्छा हमारे लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो भारत गांव में बसा हुआ है वहां तक हमारे ये चीज पहुंचा रहे हैं कि कुपोषण कैसे दूर किया जाए, बच्चे को कैसे पोषित किया जाए, ये घर घर जाकर मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। सबको ये कहिए कि स्तनपान के दौरान जो माँ है वो पानी की मात्रा बढ़ा दे। पानी वैसे भी 8 से 10 ग्लास पानी ले सकती है, उसे दूध की मात्रा बढ़ानी चाहिए। और उसे अगर जूस अच्छा लगता है तो फ्रेश जूस, कैन जूस नहीं कि आप ट्रॉपिकाना के जूस ले आए हैं, ना डब्बे वाला जूस नहीं लेना है। फ्रेश जूस आप माँ को दीजिए, चाहे वो संतरे का जूस है, चाहे वो सेब का है, चाहे वो अनार का जूस है, चाहे वो पाइनएप्पल का है। तो ये फ्रेश जूस माँ को लेना चाहिए अगर वो ले सकती है, नहीं तो दूध और पानी की मात्रा उसको बढ़ा देनी चाहिए।
जितना आप नॉर्मल माँ खाती है उससे कुछ थोड़ा ज्यादा खाना है, बहुत ज्यादा नहीं तो आप मोटापे से पीड़ित हो जाएंगे। हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हमको साइकोलॉजिकली लगता है मानसिक रूप से कि अरे मैंने तो 2 का खाना खाना है तो मैं बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दूंगी। वो बात गलत है। थोड़ा सा ज्यादा आपने एफर्ट डालना है कि अगर मैं पहले रोटी 2 ही रखी है, जो सब्जी है वो थोड़ी सी आप बढ़ा सकते हैं, जो फ्रूट है आप उसका इंटेक कर सकते हैं, लोहे के लिए आप गुड़ ले सकते हैं। चीनी और मैदे से बनी हुई चीजों को आप अवॉइड करिए, वो ना आपके लिए अच्छी है ना बच्चे के लिए अच्छी है। थोड़ा बहुत घी, तेल, मक्खन या आप लेते हैं उससे कोई फायदा, उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा अगर आप लेंगी तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं होगा और ना ही बच्चे के लिए ठीक होगा। आपने ऊर्जा है, प्रोटीन है, कार्बोज है, विटामिन है, खनिज लवण है, आपने इन सब को बहुत ज्यादा मात्रा में लेना है, लेकिन जो आपके एम्प्टी कैलोरी फूड होते हैं, जो आपको सिर्फ कैलोरी देते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, जितने प्रोसेस फूड हैं, एक चिप्स का पैकेट उठा लिया तो 2 मिनट में वो खत्म हो जाता है, ये आप सबने अवॉइड करना है। आपने क्या ज्यादा लेना है, फ्रेश फ्रूट, जितने आपके ताजे फल और सब्जियां हैं, दूध से बनने वाले पदार्थ, अगर आप फिश ले सकते हैं तो फिश भी अच्छी होती है, अंडा अगर आप ले सकते हैं अंडा लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, नट्स जैसे बादाम, साबुत अनाज और दालें, चावल, ये जरूर लीजिए। अवॉइड क्या करना है आपने, सफेद पदार्थ, कौन सा, चीनी और मैदा, ये आपके लिए ठीक नहीं है। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जिन्हें हम गैलेक्टोगोक्स कहते हैं, ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो दूध की मात्रा बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं और ये बहुत कॉमन हमको घर से ही मिल जाते हैं। जैसे फेनुग्रीक मीन्स मेथी दाना या मेथरे, दूसरा फेनल मतलब सौंफ, आप मेथरे लीजिए, सौंफ लीजिए, जीरा लीजिए, लहसुन लीजिए, करेला लीजिए, तिल लीजिए, जौ लीजिए, ये सब दूध की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये सब आप घर घर जब जाते हैं ये आप लोगों को जरूर बताएं। इसके अलावा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो दूध की मात्रा को तो नहीं बढ़ाते, लेकिन जो दूध स्रावित होता है उसको अधिक पौष्टिक बनाते हैं। 2 चीजें हो गई, एक हो गई जो दूध की मात्रा को बढ़ाते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, ये वो खाद्य पदार्थ हैं जो दूध को अधिक पौष्टिक बनाते हैं, जैसे बादाम, देसी घी हो गया, दूध, पानी की मात्रा बढ़ाइए, नारियल पानी पीजिए, गोंद मिलती है, गोंद लड्डू बनाइए आप बेसन के, उसमें गोंद डालिए, अंकुरित करके खाइए आप अनाज और दालें, गाजर है, आपका एप्रिकॉट्स मीन्स जो पीच, जिसे हम क्या कहते हैं, आड़ू, ये लीजिए, सैल्मन एक तरह की फिश है, चिकपीस लीजिए जिसमें चने आ जाते हैं, आपके चने, लोबिया, राजमा, ये सब आप लीजिए। इससे क्या होता है कि दूध जो स्रावित होगा वो अधिक पौष्टिक होगा, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी चीजें क्या हैं, या तो वो प्रोटीन में रिच है, या फिर उसमें वसा है कुछ मात्रा में जैसे देसी घी है, या फिर उनमें पानी की मात्रा ज्यादा है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पहले 40 दिन तक आपने माँ को कहना है कि ये वो टाइम है जब माँ की जो बॉडी है, माँ का शरीर है, उसने एक बच्चे को पैदा किया तो माँ के शरीर में भी काफी जोर पड़ता है। तो बच्चे के जन्म से लेकर 40 दिन तक माँ को अपना पूरा ध्यान रखना है और उसने ये भी सोचना है कि मेरा जो शरीर है उसमें एक अन्य शरीर का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं स्वस्थ रहूंगी तो मेरा बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो इस समय बर्थ से लेकर 40 दिन तक माँ को जो आहार लेना है वो हल्का आहार होना चाहिए, जैसे वो खिचड़ी ले सकती हैं, भारी भारी पराठा, पंजीरी, ये सब चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए। हल्के आहार में आप खिचड़ी लीजिए, भुना हुआ दलिया लीजिए, दाल ले लीजिए, मूंग की दाल, नॉट साबुत दाल, चपाती ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। तला हुआ पदार्थ और मिर्च मसाले पदार्थ को आपने हाथ भी नहीं लगाना, वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और वो बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में गैस पैदा करते हैं, जैसे गोभी हो गई, आलू अगर आप बहुत मात्रा में लेते हैं, बहुत भारी भारी दालें लेते हैं आप, वो आपने नहीं लेनी है। मूंग की धुली हुई दाल आप ले सकते हैं बच्चे के पैदा होने से 40 दिन तक।
क्योंकि इस समय आपका भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका भी जो पाचन प्रणाली है, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रही, और आपको अपना भी ध्यान रखना है और बच्चे का भी ध्यान रखना है। अंडा आप ले सकते हैं, अगर आप एग लेते हैं, सूप ले सकते हैं, सब्जियों का मिला जुला सूप आप बनाइए, उसे पीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। नॉन वेजिटेरियन फूड या जो मीट और मांस, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत देर से पचता है, जो इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, आप थोड़े ठीक हो गए, तो स्टेज 2 आ जाती है, मतलब 40 दिन से लेकर 6 महीने तक ये जो आहार है, इसमें आप अपने आहार में और वैरायटी ला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ अभी भी आपने नहीं लेने हैं, क्योंकि बच्चे का जो पाचन प्रणाली है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। अगर आप बहुत हैवी फूड लेंगे या आप वो खाद्य पदार्थ लेंगे जिससे आपके पेट में गैस पैदा हो सकती है, तो बच्चे को भी पेट में दर्द हो सकता है या उसे अतिसार से वो पीड़ित हो सकता है, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने बताया उसकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। तो इस समय भी आपको तला हुआ पदार्थ और नॉन वेजिटेरियन मिर्च मसालेदार नहीं खाना है। आपने किस पर जोर देना है? सब्जी और फल पर। आप सूप लीजिए, हल्का आहार लीजिए, वो आप और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है। उसके बाद जब बच्चे 5-6 महीने का हो जाता है, तब आप थोड़ा थोड़ा अपने आहार में और वैरायटी और नवीनता ला सकते हैं। आप आलू ले सकते हैं, फर्मेंटेड फूड जैसे डोसा, इडली, वड़ा आप ले सकते हैं, प्याज, काली मिर्च, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप तला हुआ पदार्थ और मसालेदार पदार्थ ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। नॉन वेजिटेरियन भी आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपकी पाचन प्रणाली भी ठीक है और बच्चा भी 5-6 महीने का हो गया है। तो बच्चा आहार को, बच्चा जो अगर उसको दूध द्वारा जो भी न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व मिलते हैं उसको वो पचा सकता है। इस समय अब नेक्स्ट कौन सी स्टेज आती है? जब बच्चे को हम ऊपर के आहार पे, या जिसे हम वीनिंग कहते हैं या स्तन त्याजन प्रक्रिया है, ये वो पीरियड होता है 6 महीने से 2 साल का, जब बच्चे को हम धीरे धीरे स्तनपान छुड़ाकर हम उसे ऊपर के आहार पे लाते हैं। इस समय बच्चे को आप साबूदाने की खीर दे सकते हैं, मसला हुआ आलू दे सकते हैं, आप उसे घुटी हुई दाल दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, लेकिन आपने जो भी कुछ देना है बच्चे को एक एक करके उसका स्वाद चखाइए। ये नहीं कि एक ही दिन में आपने 3 खाद्य पदार्थ चखा दिए, नहीं, एक वीक में एक ही नया फूड इंट्रोड्यूस करिए, ताकि बच्चा यूज्ड टू हो जाए। कुछ बच्चे नमकीन खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं और कुछ मीठे, वो आपको पता लग जाता है। इस टाइम बच्चा आहार को पचाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी जो पाचन प्रणाली है वो थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब बच्चा 1 साल 8 या 9 महीने का हो जाता है, आप उसे थोड़ी थोड़ी नॉर्मल डाइट दे सकते हैं, जैसे चपाती या परांठी है, उसमें घी लगा के आप चूरी की तरह बच्चे को दे सकते हैं। आप बच्चे को पंजीरी खिला सकते हैं धीरे धीरे, ताकि बच्चा इन जो नए खाद्य पदार्थ हैं उसको भी वो यूज टू हो जाए, उसको पसंद करना लगे, ताकि फिर आप स्तनपान जो है बच्चे का वो छुड़वा सके। कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हमने बच्चे को स्तनपान कराना है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको, आपने पानी बहुत पीना है। दिस मीन्स ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। आप पानी भी पी सकते हैं, जूस, फ्रेश जूस या दूध लीजिए। उस टाइम आपने अपने वेट का ध्यान नहीं रखना कि मेरा भार बढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। एक बार ही बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है, तब आप अपना शुरू कर सकते हैं। आप डाइट भी कंट्रोल करिए, आप एक्सरसाइज भी आधे घंटे के लिए रोज करिए, हल्की हल्की। लेकिन जब बच्चा छोटा है, 6 महीने तक आपने वेट का ध्यान नहीं करना। आपने उतना ही खाना है जितना आपको लगता है मुझे खाना चाहिए। 5 से 6 छोटे छोटे आप ले सकते हैं। बड़े बड़े 3 मील्स की बजाय आप उनको 5 या 6 छोटे छोटे मील्स में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि जो आपका पाचन प्रणाली है वो अभी इस टाइम वीक है। वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथन होगी, तब आप भी भोजन को पचा पाएंगे और जो बच्चा है वो भी दूध को पचाएगा। लेकिन अगर आप नोटिस करते हैं कि आज मैंने सुबह मेथी का पराठा खाया, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। आज मैंने दाल का पराठा खाया, तो वो पराठा खाने के बाद जब मैंने बच्चे को दूध पिलाया तो मेरे बच्चे का पेट खराब हुआ या उसे पेट में दर्द हुआ। अगर आपको ऐसा पता लगता है तो फिर आपको वो भोज्य पदार्थ अवॉइड करना चाहिए। दूसरा,
रात को जब आप सोने से पहले रात की जो स्नैक है, सोने से पहले आप रात को कुछ खा के सोइए, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा रात को दूध मांगता है, ये नहीं कि रोजाना मांगता है, लेकिन रात को खाली पेट आप मत सोइए। सोने से पहले नॉर्मली हम कहते हैं कि सोने से 2 घंटे पहले हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम क्या होता है कि पहले 40 दिन बच्चा कभी भी उठ के दूध मांगता है तो आपको अपने पास कुछ ना कुछ खाने का सामान रखना चाहिए, खाली पेट आपको नहीं सोना चाहिए, इससे आपको भी परेशानी हो सकती है। अगर आपने नट्स खाने हैं, बादाम खाना है मैंने, तो उसको रात को भिगोइए और फिर सुबह उसको लीजिए, क्योंकि वो आपको भी अच्छी तरह से पचेगा और बच्चे के लिए भी वो पचनशील होगा। लेकिन मैं दोबारा कहना चाह रही हूँ, तला हुआ पदार्थ, मिर्च मसालेदार पदार्थ, रेडी टू ईट जैसे मैगी नूडल कहते हैं, ये चीज हो गई, बर्गर पिज्जा, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। जितना घर का खाना खाएंगे जो हमारी दादी माँ और हमारी माँ बनाती थी, उतना ही आप ठीक रहेंगे। आप ठीक रहेंगे तो बच्चा ठीक रहेगा। कई बार क्या होता है, ये फिजिकल हेल्थ की बात थी, कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर मुझे ना थकावट बहुत लग रही है, मैं चीजें भूलती जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और डॉक्टर हमें कहता है कि नहीं, आपके लिए गुड न्यूज है, आप माँ बनने वाली हैं। तो मेंटली भी आपको तैयार रहना है। जब आप माँ बनती हैं आपको मेंटली भी तैयार रहना है। तो कई बार क्या होता है, कुछ स्त्रियां मेंटली तैयार नहीं रहती और वो फिर उनकी मानसिक स्वास्थ्य को उसमें असर डालता है। और मानसिक स्वास्थ्य पर असर का मतलब क्या है, जो माँ के शरीर में बच्चा बढ़ रहा है प्रेगनेंसी के टाइम, या जिसको आप दूध पिला रहे हैं, लैक्टेशन दे रहे हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पॉजिटिव रहना है। कि अगर एक स्टडी मुझे पब्लिश हुई थी किसी मैगजीन में, मैंने उसका कोट आपको दिया हुआ है, वो ये कहते हैं कि बेबीज नॉट ओनली पिक अप मदर स्ट्रेस, अगर माँ तनाव में है तो बच्चे को पता लग जाता है कि माँ मेरी तनाव में है, और बच्चे में भी वो चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। तभी कहते हैं कि जो संवेग हैं या इमोशंस हैं, ये छूत की बीमारी की तरह होते हैं। अगर माँ खुश है तो बच्चा बहुत खुश होगा। जो जिस बच्चे को वो दूध पिला रही है उस तक ये संवेग जाता है कि तुम्हारी माँ बहुत खुश है तुम्हें दूध पिलाकर। लेकिन अगर उस तक ये संवेग जाता है कि माँ बच्चे को दूध पिलाते हुए खुश नहीं है, वो तनाव युक्त, नॉट तनाव मुक्त, तनाव युक्त वातावरण में बच्चे को दूध पिला रही है, तो बच्चे तक ये संवेग जाता है और बच्चा भी जो है वो तनाव से ग्रस्त हो जाता है। तो माँ को अपनी फिजिकल शारीरिक हेल्थ के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का, अपने संवेगात्मक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अगर वो चाहती है कि हमारा जो बच्चा है वो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से जो है बढ़े। सोशल मीडिया कुछ हम पे प्रेशर डालता है, कई बारी प्रेगनेंसी में या लैक्टेशन में हम वरीड हो जाते हैं या हम फिक्र करने लगते हैं। तो एक स्टडी ने ये बताया कि 60% जो है वो बहुत वरीड थे कि मैंने तो इतना वेट पुट ऑन कर लिया, मैं कैसे लूज करूंगी। 58% को लगा मैं जो मेरी बॉडी पहले थी 36, 24, 36 वो मैं कैसे पाऊंगी। मेरा कहने का मतलब ये है, कई बार ना चाहते हुए भी हम प्रेशर में आ जाते हैं कि हमने प्रेगनेंसी के टाइम या बच्चे को दूध पिलाते के टाइम, लैक्टेशन के टाइम हमने इतना वेट पुट ऑन कर लिया, हम इसे कैसे लूज करेंगे। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। एक बार बच्चा बड़ा हो जाए, अगर आप स्वस्थ हैं, बच्चा स्वस्थ है, तो भार कम करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपनी डाइट को मॉडिफाई करना है, बच्चे को निग्लेक्ट नहीं करना है, डाइट को आपने मॉडिफाई करना है। वही बात होगी, ऑयली और हैवी फूड आपने नहीं खाने। तो जब आप फिजिकली वापस आ जाएंगे अपनी पुरानी बॉडी में, तो मेंटली भी आप खुश रहेंगे और अलर्ट रहेंगे। हम बहुत फिक्र करते हैं अपनी बॉडी इमेज की कि हम कैसे लग रहे हैं, अपने वेट की, जरूरी है, लेकिन ये बच्चे से ऊपर नहीं है। कुछ हमारे कॉमन एटीट्यूड होते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क ही अच्छा तो है, लेकिन हम बच्चे को बोतल से भी दूध पिला सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ लेडीज जो हैं वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती। जब आप उनसे मिलने जाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, तब आप उनको गाइड कर सकते हैं कि हाँ, आपने बच्चे को बॉटल फीड कैसे कराना है, आपने सफाई का कैसे ध्यान रखना है, ताकि एक माँ चाहते हुए भी अगर बच्चे को दूध नहीं पिला सकती तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं बच्चे को निग्लेक्ट कर रही हूँ। 3 जगह हमको सोचना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपनी पर्सनल हेल्थ, माँ को अपनी हेल्थ के बारे में जरूर सोचना है।
टेंडेंसी क्या होती है, हम सबके बारे में सोचते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते, है ना। लेकिन जब माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो सबसे पहले हम माँ ने अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, उसके बाद उसका बच्चे के साथ कैसे रिलेशनशिप है, कैसा उसका संवेगात्मक विकास हो रहा है बच्चे का, उसको बच्चे को खुशी खुशी दूध पिलाना है। और यही नहीं, दूसरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उसके साथ भी उसने रिलेशनशिप अपना या अपना जो बॉन्डिंग है वो अच्छी रखनी है। तो 3 चीजें हो गई, उसने अपनी पर्सनल हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने फैमिली के साथ बॉन्डिंग का ध्यान रखना है और बच्चे के साथ बॉन्डिंग का ध्यान रखना है। अगर वो चाहती है उसका बच्चा शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से बढ़े तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। बिना परिवार के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, उसके लिए फैमिली के साथ रिलेशन बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन न्यूट्रिशन एक तरफ, फैमिली के साथ रिलेशन और बच्चे के साथ रिलेशन वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो हमारा इस टाइम क्या मोटिव है, हमने सोसाइटी को ये कन्विंस करवाना है, ये समाज को ये करवाना है कि ये जो हमारी नई मदर्स बनी है, जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी माँ ठीक रहेगी तो बच्चा ठीक रहेगा। माँ को पौष्टिक आहार देना चाहिए तो बच्चा हृष्ट पुष्ट रहेगा। माँ को अच्छा वातावरण देना चाहिए जिसमें माँ आहार लेके खुश रहे और वो खुशी का संवेग बच्चे को दे सके, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एनी क्वेश्चन रचना? जी मैम, क्या आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ से? आप सभी जो आज हमारे साथ इस ई गोष्ठी में जुड़े हैं, क्या आपके कोई सवाल है मैम से जो आप पूछना चाहते हैं? I guess there are no questions. It was quite an informative session, ma'am. तो हम जल्दी से थोड़े से points recap. Yes, सोनाली गुप्ता जी कह रही है elaborately explain. जी हाँ, मैम ने हर अच्छे से डील किया है और छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके उनके बारे में हमें विस्तृत रूप से जानकारी दी है। और आप क्विक सा रिकैप करते हैं। पहली बात तो ये कि स्तनपान कराना सिर्फ बच्चों के लिए फायदेमंद नहीं है, माँ के लिए भी है। जैसा कि मैम ने बताया कि माँ अपने आप को कैंसर से और बहुत तरीके की बीमारियों से अपने आप को बचा सकती है। और जैसे कि अभी हम लास्ट में बात कर रहे थे बॉडी शेप की, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें ये पाया गया है कि अगर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो उनके लिए जो अपना पुराना वजन है उसको हासिल करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा गेन किया है वो बच्चे का दूध बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। और इस तरह से माँ मैम आपके लिए एक सवाल है। मैम एक सवाल है आपके लिए, हमारे एक मेरे ख्याल से सुपरवाइजर का, क्या प्रेगनेंसी के बाद सोंठ के लड्डू या फिर अजवाइन के लड्डू खाने चाहिए? कोई इसमें हर्ज नहीं है, बट इन मॉडरेशन। आप सब कुछ खा सकते हैं, वो सौंठ के लड्डू हैं चाहे अजवाइन के लड्डू हैं, बट एवरीथिंग शुड बी टेकन इन मॉडरेशन, बहुत ज्यादा नहीं। Because again, if you take too much of laddus, you will put on weight, तो डिलीवरी के टाइम मुश्किल आएगा। जी, और ममता जी यहाँ पे मैं एक बात और आपको बता दूं, ज्यादा चीनी, जैसा हम सभी जानते हैं कि हम मधुमेह के रोगियों में विश्व में सबसे ऊपर हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मधुमेह, शुगर या डायबिटीज की बीमारी है। और ये जो एक टाइम है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे माएँ कमजोर होती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। और बहुत सारी माओं को अपने जेस्टेशन के टाइम में, प्रसव के टाइम पे डायबिटीज से जूझना पड़ता है। तो इसलिए जी, जेस्टेशनल डायबिटीज से जूझना पड़ता है। तो बहुत इस बात का ध्यान रखें कि गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद भी जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो ये चीनी और इन सब चीजों पे, गुड़ पे हम ज्यादा जोर ना दें। जो भी हो वो हल्का स्वाद अनुसार ही रहे और बाकी चीजों पे हम ज्यादा फोकस करें तो अच्छा रहेगा। चीनी बिल्कुल एक अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर एनर्जी ऐड करना है। फैट भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है अगर हमें एनर्जी ऐड करनी है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं
दालें हैं हमारे पास, सब्जियां हैं हमारे पास जो पौष्टिक तत्व से भरपूर हैं, और हमें फोकस करना है कि कैसे थोड़े में ही हम ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व माँ को दे सकें। दूसरी बात जो मैम ने बहुत कि शुरू के जन्म से 40 दिन तक की जो जरूरतें हैं वो अलग हैं, 40 से 6 महीने की जरूरतें अलग हैं, और 6 से 2 साल के बच्चों की को जो दूध पिला रही है माएँ, उनकी जरूरतें अलग हैं। बिल्कुल ये जरूरतें अलग हैं। जैसा कि मैम ने बोला कि हम कोशिश करें कि शुरू के जो 40 दिन है उसमें माँ को हल्का भोजन दें, मूंग की दाल और इन सब चीजों पे हम फोकस करें ताकि माँ को अपना पौष्टिक आहार मिले। और जैसा कि मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि आप 2 के लिए नहीं खा रहे हैं। जो बढ़ोतरी हुई है प्रोटीन में, जो बढ़ोतरी हुई है ऊर्जा में, जो बढ़ोतरी हुई है आयरन, कैल्शियम, इन सारे विटामिन्स और मिनरल्स में, इसके लिए बस थोड़ा सा एडिशन और करना है। और कोशिश कीजिए कि वो एडिशन आप दालों के रूप में करें, जैसा मैम ने बार बार दोहराया है कि राजमा है, सोयाबीन है, चने हैं, इन सब का प्रचुर मात्रा में आप अपने भोजन में इस्तेमाल करें ताकि आपको हाई प्रोटीन डाइट मिल सके। और सब्जियों पे फोकस करें, फलों पे फोकस करें, ये आपको जरूरी विटामिन और मिनरल भी देंगे। एक जो मैम ने बहुत जरूरी बात की कि कमी अगर माँ को है तो बच्चे में भी आ सकती है। जैसे कि लोहा एक चीज है, अगर माँ ने अपनी गर्भावस्था के दौरान लोहा नहीं लिया है, पहले से भोजन में नहीं लिया है, फिर जो हमारा सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है उसमें भी हम प्रेफर करते हैं कि माओ को आयरन, फोलिक एसिड टैबलेट और कैल्शियम टैबलेट्स दें, तो वो जरूर खाएं। आयरन टैबलेट्स खाने से थोड़ा नॉजिया और थोड़ी सी पेट की दिक्कत हमें महसूस होती है, जो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ये खाने के बाद में लें। तो खाने के बाद अगर 2 घंटे के बाद आप लेंगे लोहे वाली जो दवाई होती है, सप्लीमेंट जो है, जो टैबलेट्स हमारी आती है, तो आपको इन सारे सिम्टम का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। मैम आपका बहुत धन्यवाद। और मैं अब वोट ऑफ थैंक्स एक चीज ऐड करना चाहूंगी। एक माँ होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये कहा जाता है कि क्योंकि भगवान कहते हैं गॉड कुड नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर, भगवान हर जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो उन्होंने माँ को बनाया। माँ जो बच्चे का ध्यान रखे, सब चीजों का ध्यान रखे, सो उन्होंने माँ को एक भगवान के समान दर्जा दिया। सो वी हैव टू टेक दैट दर्जा वेरी सीरियसली। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है, खुद भी स्वस्थ रहना है और बच्चों को भी रखना है। एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। रचना, मैं सबके साथ फेमिलियर नहीं हूँ, पूनम के साथ और आपके साथ हूँ। बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं कि आप ग्रास रूट लेवल पर जा रहे हैं। और आपके आंगनबाड़ी वर्कर से भी मैं कईयों से तो मिली भी हुई हूँ। दे आर वेरी अलर्ट एंड दे नो, बिकॉज उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। जी मैम, थैंक यू सो मच। आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी धर्मशिला जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो मैम, क्या मैं ये जान सकती हूँ जैसे HIV पॉजिटिव मदर है तो वो अपने बेबी को मिल्क दे सकती है? हेलो, आर यू लिसनिंग मैम? हाँ जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं मैम। ये धर्मशिला जी हमारी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हाँ जी मैम जी, हमने सुना आपका सवाल धर्मशिला। मैम, धर्मशिला जी का सवाल ये है कि क्या जो HIV पॉजिटिव मदर है उनको बच्चों को दूध पिलाना चाहिए? देखिए, ये एक डॉक्टर का क्वेश्चन है। जी, मुझे पता है पिलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक डॉक्टर का क्वेश्चन है, ये एक न्यूट्रिशनिस्ट या उसके लिए क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। धर्मशिला जी, मैं मैम के जवाब में कुछ चीजें ऐड करना चाहती हूँ। हेलो धर्मशिला जी। हाँ जी मैम, मैं मैम के जवाब में कुछ चीजें ऐड करना चाहती हूँ। हम पब्लिक हेल्थ में ये सब चीजें भी पढ़ते हैं, तो ऐसा है कि चाहे कोई भी बीमारी हो माँ को, अनलेस वो उसके खून से बच्चे में नहीं जा रही है, दूध से बच्चे में नहीं जा रही है, तो माँ बच्चे को दूध पिला सकती है। हाँ, हम HIV पॉजिटिव मदर्स को एनकरेज करते हैं बच्चों को दूध पिलाने के लिए, पर उनको साफ सफाई का और वो बच्चों में किसी और तरीके से संक्रमण ना फैला पाए, इस चीज का उनको ध्यान रखना है। अभी जब कोरोना की महामारी में भी हम जूझ रहे हैं, इस वक्त भी जो हमारी रिकमेंडेशन है वो यही है कि माएं अपने बच्चों को दूध पिलाएं। अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है तो भी माँ बच्चे को दूध पिलाए। जो
दूध से इन्फेक्शन नहीं जाता है। इन्फेक्शन जाता है माँ के हाथ साफ नहीं है, जहाँ से माँ दूध पिला रही है वो एरिया साफ नहीं है, जिस जिस जगह को माँ टच करती है वो सब चीजें साफ नहीं है। तो अगर हम स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और बच्चे को साफ सफाई से दूध पिलाएं तो बिल्कुल माँ दूध पिला सकती है और उससे बच्चे को नुकसान नहीं होगा। स्तनपान जो है वो जीवन दान है बच्चे के लिए, और हर परिस्थिति में अनलेस डॉक्टर ना मना करे, माँ को बिल्कुल भी अगर माँ पिला सकती है तो बिल्कुल माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी। जी जी जी, थैंक यू मैम। धर्मशिला, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि जो HIV इन्फेक्टेड, अगर अभी ताजी मदर HIV इन्फेक्ट हुई है तो देयर आर मोर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि स्तनपान के थ्रू जो है वो बच्चे में इन्फेक्शन जाए। लेकिन अगर वो ड्रग्स ले रही है, ARV जिसको बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग थेरेपी पे है, तो उस टाइम पे WHO ने भी प्रूव करा है कि हम जो है, महिला जो है वो बच्चे को स्तनपान करा सकती है, उसका जो है इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। एंड इसके अलावा जैसे डॉक्टर रचना ने बताया कि साफ सफाई का ध्यान रखना है, वो हर मदर को ही रखना है, नॉट स्पेशली विद HIV केसेस, बट दे कैन फीड। बट इफ अगर वो ताजा इन्फेक्ट हुई है तो इन्फेक्शन रेट ज्यादा होता है, बिकॉज ड्रग्स भी उस टाइम इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर रही हैं, तो हमें उस टाइम बच्चे को दूध नहीं पिलाना है। और सबसे अच्छा है कि आपका HIV टेस्टिंग तो पहले ही हो जाती है, अब टेस्ट वगैरह सारे के सारे प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाते हैं, तो उस टाइम पे डिटेक्शन हो जाता है। लेकिन हम ARV जो है थेरेपी वो उनकी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उस टाइम बच्चे पे इन्फेक्शन नहीं आ सकता, गर्भवती के अंदर प्लेसेंटा उसको बचा के रखता है, इसीलिए जब वो ताजा डिटेक्ट होके डिलीवरी हुआ तो वो बच्चे को दूध नहीं जाएगा। अगर वो मदर पहले से डिटेक्टेड थी HIV, उसके बाद उसने कंसीव किया तो वो ड्रग्स पे थी, तो वो मदर जो है अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है। ठीक है, आशा करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। जी जी, आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपने संरक्षण करता डॉक्टर पूनम खन्ना मैम को। ये मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच रचना मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, मतलब बहुत अच्छा सेशन था मैम। मुझे लग रहा था कि हमने खाद्य उसमें पोषण में डिग्री तो ली है, लेकिन जब हम खुद लैक्टेशन वाले टाइम पे थे हमें कोई समझाने वाला नहीं था, तो ये अब जब हम देखते हैं तो हम चीजें बहुत मिस करते हैं। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा माओं को जो है ये संदेश पहुंचाएं कि वाकई ही ये छोटी छोटी बातें हर कोई भूल जाता है, चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे सासू माँ हो, चाहे ननंद हो, ये चीजें कोई नहीं बता पाता है। तो ये जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, ये बार बार जो होता है ना कि आप ये करो करो करो, तो वो दिमाग में बात बैठ जाती है। तो मैम आपका बहुत अच्छा सेशन था। खाने पीने के अलावा मुझे एक और चीज जो रचना भी ब्रीफ इन करना भूल गई थी, आपने जो मेंटल हेल्थ को लेके और पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करी, वो वाकई ही बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज उस टाइम पे प्रेगनेंसी के बाद वाकई ही हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, फैमिली अपना अलग गपशप मार रही होती है और प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो अकेली बच्चा लेके उसको तो लगता है कि, तो उसमें उसको बहुत काउंसलिंग और सपोर्ट का जरूरत होता है। तो अगर उसको इस चीज के लिए पहले ही प्रिपेयर किया जाए कि फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि बच्चे में इन्फेक्शन ना जाए, माँ में इन्फेक्शन ना जाए, तो वो एक कोजी एनवायरनमेंट देते हैं, तो वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ चले तो बहुत ही अच्छा है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, और जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं उनका भी धन्यवाद। और रचना, सवितेश और रचिता, तो मतलब मैं इनको तो हमेशा ही अपने इवेंट में जो है वो मिस करती हूँ कि ये जान डाल देते हैं चीजों में ना। तो ये ई गोष्ठी का आइडिया भी इन तीनों का ही था मैम, इन तीनों ने स्टार्ट करा। इन्होंने बोला मैडम हमने शुरू करनी है, हमने कहा जी शुरू कर दो। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि वाकई ही मतलब हमेशा फिजिकली हर जगह जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कोरोना तो रीजन है ही नहीं। मतलब मेरे को लग रहा है कि अगर हम कोरोना नहीं भी होता तब भी इस तरह की चीजें करी होती तो बहुत हम इम्प्रूवमेंट कर सकते थे। और सबसे ज्यादा जो महिलाएं और वर्कर्स हमारे साथ हैं, जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं,
उनका भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनके थ्रू ही हमारा अल्टीमेटली मैसेज जाना है। मुझे अंजलि देवान मैम भी दिख रहे हैं। मैम अगर आप हैं तो आप अपना प्लीज़ वीडियो ऑन कर सकते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट। अंजलि मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं मतलब आई वाज सो एक्साइटेड, मैंने कहा अंजलि मैम ने भी आज लॉग इन करा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू मैम, आप कनेक्टेड रहे। मेरे को बहुत अच्छा रहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मुझे पता नहीं था कि आभा इतना अच्छे तरह से ये प्रेजेंटेशन देगी और इतना अच्छा सम अप किया है। The key messages were very very good, and not only that, आपके जितने और भी लोग ऑर्गेनाइजिंग टीम के जुड़े हैं, रचना मैम फॉर एग्जांपल, इतना अच्छा सबने बोला। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसी ई गोष्ठियां हमको जरूर करवानी चाहिए, कि जैसे आपने बताया कि कई बार जो लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट वुमन बड़ा अलोन फील करती है, लेकिन जैसे आपने बताया शी हैज टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। और ये आभा ने बहुत अच्छा बोला कि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो माँ है, उससे भी उसको इतना, जैसे और माएं सुन रही होंगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि माँ is one of the most important persons in the life of the growing child। और अगर वो अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखती है तो सारी डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है, एक होलिस्टिक तरह की पूरी डेवलपमेंट बच्चे की होगी, और उसमें आहार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Thank you so very much for including me in this presentation. थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम अब अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे।